आज इस गांव में खुशी का माहौल है। चारों तरफ मुस्कानें बिखरी हुई हैं और गांव का हर एक इंसान चौपाल पर इकट्ठा हुआ है, क्योंकि आज गांव के मुखिया का बेटा रोहन अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वापस गांव लौट आया है और बहुत जल्द वो इस गांव की सेवा करने वाला डॉक्टर बनने जा रहा है। अरे गांव वालों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा बेटा रोहन जल्द ही डॉक्टर बनने वाला है। मैं गांव में ही एक अस्पताल बनवाऊंगा ताकि आप सबका इलाज अच्छे से हो सके और हमारा गांव बीमारियों से मुक्त रहे। अरे वाह रोहन बेटा, जैसे तुम्हारे पिता ने इस गांव की सेवा की है वैसे ही अब तुम भी करोगे। वाह बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे गांव वालों, आप सब मेरे अपने हैं। मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करूंगा। अरे हाँ, मैं एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। इस रविवार मैंने अपने घर पर अपने बेटे के वापस आने की खुशी में दावत रखी है। आप सब जरूर आइएगा। हाँ हाँ मुखिया जी, हम सब जरूर आएंगे। अरे यार, क्या दिन आ गए हैं। अब इन जैसे लोगों के बेटे भी डॉक्टर बनने लगे हैं। चल छोड़ यार। ओए, एक प्लेट पाव भाजी लगा देना। अरे ओ मेरे यार, क्या कर रहा है तू यहाँ? अरे भाई, पाव भाजी कैंसिल कर दे। ये कहां से आ गया? अरे गणपत, कैसा है रे? तू आज चौपाल में आया नहीं? चल, तेरे लिए मिठाई लाया हूं। 2 किलो शुद्ध देसी घी की बर्फी। अरे वाह मुखिया जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो आने ही वाला था, बस थोड़ा काम पड़ गया। कोई बात नहीं यार। चलो मुखिया जी, घर चलकर बाकी बातें करते हैं। देखते ही देखते रविवार का दिन आ ही गया। मुखिया के घर पर दावत का बड़ा आयोजन किया गया था। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था और हर कोई बड़े मजे से खाने का आनंद ले रहा था। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। हंसी मजाक और खुशियों का माहौल बना हुआ था। मुखिया भी अपने बेटे रोहन के साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। अरे बाप रे बाप, क्या खाना बनाया है रे। ये तो पक्का भोला का ही काम लगता है। क्या मस्त खाना बनाया है भाई, बहुत खूब। बिल्कुल सही कहा भाई। ऐसा खाना अगर रोज खाने को मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। शुद्ध देसी घी का खाना है, इसे खाकर तो शरीर में जान आ जाती है। अरे भाई, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साथ में थोड़ा सा दारू का इंतजाम भी होता ना तो अलग ही मजा आता। धीरे धीरे सभी गांव वाले पेट भरकर खाना खाते हैं। कुछ लोग तो रोहन को शगुन देकर आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ खाना खाकर चुपचाप निकलने की फिराक में थे। अरे ओ चाचा, कहाँ चले ऐसे चुपके चुपके? चल चल निकल अब। पेट भी भर लिया, पानी भी पी लिया और जेब में एक कौड़ी भी नहीं है। निकल यहाँ से। रोहन अब गांव की गलियों में घूम रहा था, अपने बचपन की यादों को महसूस करता हुआ हर एक कोने को बड़े ध्यान से देख रहा था। घूमते घूमते अचानक उसके कदम एक जानी पहचानी जगह पर जाकर रुक जाते हैं। वो था भोला की रेहड़ी का ठेला, जहां से स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी और उसी खुशबू ने रोहन को अपनी ओर खींच लिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना जबरदस्त होगा। भाई, एक प्लेट लगा दो मेरे लिए भी। अरे रोहन बाबू, आप बैठिए, अभी बनाता हूँ। रोहन बाबू, आपके पास दस्त की दवाई है क्या? कभी कभी खाना बनाते बनाते जोर पड़ जाता है, जंगल की तरफ भागना पड़ता है। हाँ, मेरे पास है, मैं घर से दे दूंगा। लेकिन पहले ये बताओ, हाथ धोए हैं ना? अरे हाँ, तालाब से धोकर आया हूँ। अरे रे रे, ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो आज उसी तालाब में नहा कर आया हूँ और पानी भी पी लिया था। अबे, मुझे तो उल्टी आने वाली है। अरे मुझे फिर से जोर पड़ गया। हटो हटो, नहीं तो यही काम हो जाएगा। अगले दिन रोहन अपने पिता से अस्पताल की जमीन को लेकर बात करता है। हाँ बेटा, बात हो गई है। बहुत जल्द वहाँ अस्पताल बन जाएगा। बढ़िया है बाबूजी, बहुत बढ़िया। बेटे, लेकिन अस्पताल बनने में अभी काफी समय लग जाएगा। तुम ऐसा करो, तब तक एक दवाइयों की दुकान खोल लो। इससे गांव वालों को भी मदद मिलेगी और तुम्हारा समय भी अच्छे से निकल जाएगा। हाँ बाबूजी, ये सही रहेगा। मेरा समय भी अच्छे से निकल जाएगा।
और मैं लोगों की मदद भी कर पाऊंगा। मुखिया ने अपने बेटे रोहन के लिए गांव में एक दवाखाना खुलवा दिया। रोहन रोज वहां बैठता, लोगों का इंतजार करता, लेकिन पूरा दिन यूं ही बीत जाता। कोई भी मरीज उसके पास नहीं आता। एक दिन, 2 दिन, फिर कई दिन ऐसे ही गुजर गए, मानो इस गांव में बीमारी नाम की कोई चीज ही ना हो। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए रोहन के पास आता है। अरे रोहन बेटा, जरा कमर में दर्द है, तुम्हारे पास कोई दवाई है इसकी? पास के गांव के वैद्य से ली थी, अब खत्म हो गई है। हाँ काका, ये लीजिए दवाई। काका, एक बात पूछनी थी। मुझे यहाँ दवाखाना खोले 5 दिन हो गए, लेकिन कोई भी बीमार नहीं आता। ऐसा क्यों? अरे बेटा, यही तो खासियत है हमारे गांव की। यहाँ लोग मेहनत करते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, इसलिए कम ही बीमार पड़ते हैं। इतना कहकर बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं और रोहन गहरी सोच में पड़ जाता है। बाबूजी, मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं अस्पताल खोलूंगा। यहाँ कोई फायदा नहीं। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? यहाँ कोई बीमार ही नहीं पड़ता, न कोई हादसे होते हैं, न कोई भाग दौड़। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा। रुको बेटा, बस कुछ दिन और इंतजार करो, लोग आएंगे। ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं बस कुछ ही दिन देखूंगा। अगर कोई मरीज नहीं आया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रोहन फिर से अपनी दवाई की दुकान पर जाकर बैठ गया। पहला दिन बीत गया, लेकिन कोई भी मरीज उसके पास नहीं आया। अगले दिन रोहन चुपचाप बैठा हुआ था। तभी दूर से उसे एक आदमी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई, पता नहीं क्या हो गया मेरे पेट को, इतनी जलन हो रही है, सहा ही नहीं जा रहा। बस अब रोहन ही ठीक कर दे इस पेट को। अरे रोहन भाई, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, कोई दवाई दो। रोहन उस आदमी को ध्यान से चेक करता है, उसकी हालत समझने की कोशिश करता है। भाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बहुत उल्टियां हो रही हैं, दवाई दो। अब रोहन को कुछ अजीब लगने लगा था। बाबूजी, आप सही कह रहे थे। आज मेरे पास 2 मरीज आए, लेकिन ये सब अचानक कैसे? आपको कैसे पता बाबूजी? बेटा, हम पानी कहाँ से पीते हैं? अपने कुएं से। और बाकी गांव? तालाब से। मैंने पास की फैक्ट्री के मालिक से बात की और उसका गंदा पानी पाइप के जरिए तालाब में डलवा दिया। ये क्या किया आपने? ये गलत है बाबूजी। मैंने तेरी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च किया है, अब मैं उससे कई गुना कमाना चाहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वही कर। बेचारा रोहन चुप हो जाता है और मजबूरी में अपने पिता की बात मान लेता है। अब हर रोज बीमार लोगों की लाइन लगने लगी। रोहन बाबू, मेरे बच्चे को बचा लो, पता नहीं क्या हो गया, ये होश में नहीं आ रहा। रोहन बच्चे को चेक करता है। ये अब नहीं रहा। ये नहीं, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? हाय राम। बच्चे की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और ये बात जाकर सीधे सेठ गणपत तक पहुंचती है। अच्छा, तो ये बात है, यही मौका है इस मुखिया को नीचे गिराने का। अरे सुनो गांव वालों, मंगलू का बेटा बच सकता था, लेकिन इसका बेटा उसे बचा नहीं पाया। और एक बात और, ये बीमारियां तब से ही शुरू हुई हैं जब से रोहन गांव में आया है। ये सब बाप बेटे का खेल है, ताकि हम बीमार पड़ें और ये पैसे कमाएं। सेठ की बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। इन दोनों की वजह से मेरा बेटा मरा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में भरे गांव वाले मुखिया को पकड़कर चौपाल पर ले आते हैं। सच बता, क्या चल रहा है? नहीं तो आज तुझे बुरी तरह सजा देंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे। अरे गांव वालों, ये सब भोला राम का काम है, वही खराब खाना खिला रहा है और ये सब सेठ गणपत करवा रहा है। ये हमसे जलता है,
इसलिए हम पर इल्जाम लगा रहा है। तो भोलाराम कहाँ है? इसी सेठ ने उसे भगा दिया। अरे ये क्या बोल रहा है? तुम लोग इसकी बातों में मत आओ। ओए सेठ, हमें तेरे पे ज्यादा शक हो रहा है। गांव में गड़बड़ काम तू ही करता है। तभी वहाँ रोहन, भोलाराम और कुछ सरकारी अफसर पहुंच जाते हैं। देखो, मेरा बेटा अफसरों को ले आया। अब पकड़ा गया ये सेठ। सेठ नहीं, आप। ये सब मेरे पिता ने किया है। ये एक लालची इंसान है। बच्चे की मौत के बाद भी इनका लालच खत्म नहीं हुआ। मैं सब जानता था। मैंने फैक्ट्री के मालिक को जेल भिजवा दिया है और अब इनकी बारी है। गांव वालों, हमारे तालाब में फैक्ट्री का गंदा पानी मेरे पिता ने ही डलवाया था, जिससे आप सब बीमार पड़े। ऐसी औलाद भगवान किसी को न दे। अपने बाप को फंसा रहा है। मुखिया को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मुझे माफ कर दो गांव वालों। अगर मैंने पहले कदम उठाया होता तो आज मंगलू का बेटा जिंदा होता। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। अरे ओ पुलिस वाले, आंखें किसको दिखा रहा है? मेरी पहुंच ऊपर तक है। रुक जा। जहां तेरी पहुंच है ना, वहीं तुझे अभी पहुंचा देता हूँ। अरे मार दिया रे। ये ले मेरी हड्डी बीवी का तोड़ सारा दी रे। गुस्सा तेरे पर निकलेगा। ओ बचाओ रे, कोई तो कब से बचाओ। देख रहा हूँ तुझे। रोहन बस बेटा, बकवास ही किए जा रहा है। अस्पताल खोल ले रे। लगता है तेरा पहला मरीज मैं ही हूँ।